चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन आप कह सकते हैं, या फिर जो वोलेटिलिटी है उसमें बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का दिन भी इंडेक्स में बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआती कारोबार में इंडेक्स अच्छे संकेतों की तर्ज पे खुला बेहतर और फिर तेजी को सस्टेन किया। सेकंड हाफ तक बिकवाली आई, लोअर लेवल से दिखाए 12 बजे के अराउंड, लेकिन निचले स्तरों से एक जोरदार रिकवरी और 17,100 के ऊपर इंडेक्स को लेकर गई। ये आज सुबह अनुमान भी था, क्योंकि जिस तरह की मेजरली सिस्टम में शॉर्ट्स थे और जो लॉन्ग का नंबर कम हो रहा था, उससे आज सुबह जो डेरिवेटिव जानकार हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बात कही भी थी कि सिस्टम में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं। और वो शॉर्ट कवरिंग वो मान रहे हैं कि 17,500 17,600 तक ले जा सकती है। तो आप आज जो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बना वो शायद फिन निफ्टी एक्सपायरी की वजह से बना। अब कल बुधवार का दिन नॉर्मल और फिर उसके बाद वायदा वीकली एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं कैसे मूव करता है इंडेक्स। लेकिन आज क्योंकि हैवी वेट्स की तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन था, जिसमें आप रिलायंस इंडस्ट्रीज आज इंडेक्स का टॉप गेनर बना। CLSA की रिपोर्ट, जिसका इम्पैक्ट 2900 प्लस के टारगेट्स वहाँ देखने को मिले। इसके अलावा तमाम NBFC तेज़ी में थे, जिसको HDFC लीड कर रहा था, बजाज फाइनेंस लीड कर रहा था, दोनों में खरीदारी थी। मिड कैप में से चोलामंडलम फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज, MS फाइनेंशियल, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि NBFC स्पेस में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अच्छी तेज़ी वहाँ थी। बैंक्स में HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सब में मूव था और 1.5% के आसपास इंडेक्स में बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज बैकफुट पे था पूरा IT, जिसमें TCS फ्लैट टू नेगेटिव 1% के आसपास की गिरावट वहाँ कह सकते हैं देखने को मिली। बाकी भी IT स्पेस में शेयर जो थे थोड़े से बिकवाली के साथ या बैकफुट के साथ कामकाज कर रहे थे, लेकिन अदरवाइज अच्छी खरीदारी थी आज फिन निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी बैंकिंग में और साथ साथ NBFC शेयरों में ये दोनों आज जोरदार तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कैश मार्केट के शेयरों में भी ब्रॉडर मार्केट्स में एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप आधा 1% की तेज़ी के साथ वो भी कामकाज कर रहे थे। शुरुआत में फ्लैट था मिड कैप, लेकिन बाद में 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ आई और मिड कैप में 1% के आसपास का मूव देखने को, स्मॉल कैप में 1% का मूव देखने को मिला। तो कैश मार्केट के शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी दिखाई पड़ेगी। अदरवाइज अगर सेक्टर वाइज बात करेंगे तो मेटल, इंफ्रा, ये सभी तेज़ी में ही कामकाज कर रहे थे। FMCG और IT, ये FMCG कल की तेज़ी के बाद आज बैकफुट पर यानी कि प्रॉफिट टेकिंग में, और IT में आज वैसे ही प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक अच्छा सत्र कह सकते हैं आप, जो कि इंडेक्स में कई दिनों की मंदी के बीच में एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा मूव था मार्केट के अंदर और साथ साथ नई लिस्टेड कंपनियां तेज़ी में आज कामकाज कर रही थी। सिलेक्टिव रियल स्टेट कंपनीज आज तेज़ी में कामकाज कर रही थी। FADO के टॉप गेनर्स में आज आपको या तो दिखाई पड़ेंगे सभी वो शेयर जो कि NBFC में थे, जहां पर अच्छी खरीदारी थी, या फिर आज टाटा कम्युनिकेशन जैसे शेयर जो कि आज खरीदारी में 2.5% की तेज़ी के साथ वो ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े। तो इस तरह के स्टॉक्स जहां पर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन जो कि मार्केट के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। सवाल जवाब का सिलसिला सीधे शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेता हूं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, एशियन पेंट, पीडीलाइट, फुल्ली कंफ्यूज, विच टू चूज फॉर लॉन्ग टर्म। चन्ना साहब देखिए, दोनों ही कंपनियों के केसेस में 2500 का लेवल पहले तो क्रूशली ध्यान रखिएगा। वो लेवल जितना करीब उसके मिले उतना बेटर सिचुएशन है। और रही बात एशियन पेंट्स की, तो हेडविंड टेलविंड दोनों ही बताया था आपको, दोनों ही केसेस में रहा था। पहली चीज़, क्रूड के प्राइसेस जो 2 क्वार्टर पहले थे, जो इनके लिए मेजरली इनपुट प्रोडक्ट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, करीब 40% 50% इनकी इनपुट कॉस्ट का हिस्सा रखता है, उसकी प्राइसेस 2 क्वार्टर में कम हुए हैं। 2 क्वार्टर पहले ज़्यादा थे, लास्ट क्वार्टर में कम हुआ और इस क्वार्टर में और कम हुआ, तो वो अच्छी चीज़ है एशियन पेंट के लिए। प्लस जो डोमेस्टिक डिमांड थी उसमें लास्ट क्वार्टर के अंदर पूरा इम्पैक्ट आएगा। पहले क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में आया था फेस्टिवल का थोड़ा इम्पैक्ट, और इस क्वार्टर में मतलब जो आया था, और अब जो क्वार्टर आएगा इसमें पूरा इम्पैक्ट फेस्टिवल का आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड फेस्टिवल की जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में दिखाई पड़ेगा। शेयर 3500 से करेक्ट होकर 2600-2700 की रेंज में गया था एशियन पेंट, अब 2800 की रेंज में है। सो बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, एंटर करने लायक डोमिनेंट प्लेयर है पेंट स्पेस का। मार्केट शेयर में 42% मार्केट शेयर ओन करते हैं, पुरानी कंपनी है, वर्ल्ड वॉर 2 से कंपनी कामकाज कर रही है और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी प्लेस थी, वो केपेक्स को लेकर उन्होंने किया हुआ था, प्लस जो इनका होम फर्निशिंग बिजनेस है उसको लेकर भी लास्ट क्वार्टर के नंबर सबड्यूट थे। अनुमान है कि इस क्वार्टर के नंबर बेटर होंगे। तो ये कुछ की हाईलाइट है एशियन पेंट्स के लिए। कंसर्न, वैल्यूएशन अभी भी महंगाई है, इसका ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सस्ता हुआ है, लेकिन ठीक है, जितना नीचे मिलेगा उतना सस्ता हो ही जाना है। तो ये एक पार्ट हो गया एशियन पेंट। लाइक वाइज पीडीलाइट
डोमिनेंट प्लेयर एंड पुरानी हिस्ट्री, नया एक्सपेंशन और जिस तरह से पिकअप है ना केवल रियल स्टेट डिमांड में बल्कि स्कूल्स साइड से एक नया एडिशनल डिमांड के लिए ऐड होकर आया है, तो स्टेशनरी मार्केट से बेसिकली वो भी कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर है। तो आप अदरवाइज मतलब दोनों कंपनी क्वालिटी में कोई कंसर्न नहीं है, जो कंसर्न है वो प्राइस को लेकर है। तो प्राइस आपको जितना नीचे मिलेगा उतना बेटर है। तो SIP मोड पे अगर आप रहते हो तो वैसे भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा करके आप देख सकते हैं। हाउस व्यूज़ 2900 3000 दोनों के टारगेट्स, 3200 तक के टारगेट्स भी इनफैक्ट एशियन पेंट्स में कुछ रिपोर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं। ओके, टाटा कंज्यूमर और HUL फॉर लॉन्ग टर्म ट्रिकी है सर दोनों ही कंपनियों के केस में। देखिए HUL वैसे तो ऑब्वियसली डोमिनेंट प्लेयर है स्पेस का, लार्जेस्ट FMCG कंपनी है और स्टेबल स्टॉक है कंपेरेटिवली इन दोनों में। बट हाउस ऑफ टाटाज अगेन, और उसमें क्वालिटी मिल रहा है आपको टाटा कंज्यूमर, बट महंगा साइड पे थोड़ा ज़्यादा है। इन दोनों के वैल्यूएशन में ज़्यादा महंगा टाटा कंज्यूमर आपको दिखाई पड़ेगा HUL के कंपैरिजन में। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी HUL थोड़ा बेटर है एटलीस्ट टाटा कंज्यूमर के आगे, बट एक्सपेंशन टाटा कंज्यूमर का कहीं ज़्यादा तेज़ है। और वो टाटा टी के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब इसकी मैं हिस्ट्री तो बहुत पुरानी पढ़ रहा था, वो तो बोलने शुरू करूँगा तो बहुत टाइम निकाल दूँगा लेकिन टाटा टी का जो एमलगमेशन हुआ है इनके FMCG स्पेस के साथ, जिसमें सॉल्ट एंड FMCG प्रोडक्ट्स प्लस स्पाइसेस वाला पार्ट इन्होंने जो मर्ज किया है, उसका फुल इंटीग्रेशन 2-3 क्वार्टर में आपको और बेहतर तरीके से होता हुआ दिखेगा। ऐप के ऊपर जो काम चल रहा है स्टार स्टोर्स के थ्रू, वो और एक अच्छा ट्रिगर बन रहा है टाटा के लिए। सो नए FMCG में आप कुछ ढूंढ रहे हो नीचे की तरफ तो टाटा कंज्यूमर मिले ज़्यादा बेटर। अदरवाइज स्टेबल साइड पे अगर आप ढूंढ रहे हो लार्जेस्ट FMCG तो HUL से अच्छा तो ऑब्वियसली बात है कुछ ही नहीं है। सो अमंग द बेस्ट आपने दोनों में से नाम चुने हैं। सो एनीवन डिपेंड ऑन प्राइस, आपको बेटर लग जाए तो आप एंटर कर जाओ, लेकिन क्वालिटी में दोनों के एटलीस्ट कोई इशू नहीं है। हिस्ट्री दोनों की काफ़ी पुरानी है। टाटा कम्युनिकेशन एंड वेंकीज़ में सर टाटा कम्युनिकेशन 1180 आज ही किससे मैंने पूछा था, PL रिसर्च की हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ी थी, उनसे मैंने पूछा था इसके ऊपर एक सवाल, क्योंकि आज F&O का टॉप गेनर था टाटा कम्युनिकेशन। तो उनका भी वही कहना है 1180 के आसपास या 1160-70 के रेंज में कहीं स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग जा सकते हो। 27 रुपये 28 रुपये डिविडेंड बैठता है, तो आज की यील्ड पे 2.5-3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, प्लस अंडर सी केबल का लार्जेस्ट एसेट है कंपनी के पास, टाटा ग्रुप की बैकिंग है 3, कैश जनरेशन अच्छा है, डेट भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सो वो भी कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। तो आप अदरवाइज देख रहे हो तो आप ज़रूर जा सकते हो। सेफेस्ट साइड पे आप स्टॉक अगर कोई ढूंढ रहे हो तो सेफ साइड पे ही इसकी वैल्यू है अभी, तो 1170 1160 एक स्टॉप लॉके आप जा सकते हो। और रही बात वेंकीज़ की, तो वेंकीज़ के केस में सर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव यहाँ स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ता है आमतौर पे कंपेरेटिवली बाकी स्टॉक्स के, क्योंकि ये स्टॉक टूटा बहुत है। 4200 रुपये के आसपास स्टॉक था और वहाँ से करेक्ट होके आपको ये नीचे के दाम पे मिल रहा है, लेकिन करेक्शन ओवर डन है सो फार। नंबर से बहुत कुछ डिपेंड करता है, लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर तो वीक थे इसके। नंबर्स अगर ठीक आए तो पुल बैक भी आ सकता है। कंपनी ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट अगेन नंबर्स में नहीं रिफ्लेक्ट होगा तो फ़ायदा नहीं है। सो मोमेंटम के लिए आप जाना चाह रहे हो तो एक बार को आप प्ले कर सकते हो उसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी का टाटा कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा रिलायंस 2182 में 85 शेयर लिया है। बिश्नोई सर, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये CLSA की जो आज रिपोर्ट है उसी का ही तर्क रख देता हूँ। CLSA ने आज ही एक रिपोर्ट निकाली है और 2950 रुपये के उन्होंने टारगेट दिए हैं। 2200 रुपये की रेंज में कहीं शेयर का दाम है और 2900 के टारगेट्स हैं। उन्होंने 35% का पोटेंशियल अपसाइड दिया है। उन्होंने ये तर्क दिया है कि 5% जो उनका मैक्सिमम डाउन साइड वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे दूर रह गया रिलायंस। यानी कि वो मान रहे थे कि 1800, 1900, 2000 की रेंज में TCS का रिलायंस कहीं मिलेगा, और वो उससे बहुत दूर है नहीं रिलायंस। तो उनके पोटेंशियल डाउन साइड का जो 5% है उसके पास वो पहुंच गया है। उनका ये कहना है कि जो लेवल पर रिलायंस में इक्विटी डली थी नई, जहां पर इन्होंने अपने ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में फोरे किया था, उस एनर्जी को नहीं डिस्काउंट कर रहा है ये दाम, मतलब उसको बिना डिस्काउंट के जो दाम था वही दाम पर रिलायंस वापस पहुंच गया है। सो अगर उसको डिस्काउंट कर लेंगे तो ये दाम वापस आ जाएगा। दाम 2900 आएगा कि नहीं कहना मुश्किल, लेकिन तर्क उनका ठीक है क्योंकि शेयर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है।
करीब करीब 18 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप से करेक्ट होता हुआ शेयर 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे पहुंच चुका है। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है। तो एक मेजर करेक्शन निफ्टी की लार्ज कैप स्टॉक्स में आ रहा है, और लार्ज कैप में अगर आपको इतना सस्ता शेयर मिलता है तो आप एंटर कर सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है। रिलायंस ने आज 3% का मूव दिखा भी दिया है। सो क्वालिटी एसेट टू ओन है। आप अगर आपके पास समय है और अगर आप अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हो तो रिलायंस कैन बी वन ऑफ देम। और रही बात चैनल के डिस्क्लेमर की, तो ऑब्वियसली बात है इस चैनल का जो ओनरशिप है वो अभी भी रिलायंस के पास है। बायोकॉन एंड बिरला सॉफ्ट में क्या करना चाहिए? अभी 20% डाउन है सर। बायोकॉन के केस में तो सिद्धार्थ जी अभी भी अमंग कॉस्टलियर साइड पर आप स्टॉक को मान के चलिए, क्योंकि डिस्पाइट ये 190 रुपये आ गया, अभी भी इसकी जो वैल्यूएशन है वो महंगी है अर्निंग के लिहाज से। डिस्पाइट प्रमोटर ने भी माल बेचा था अपना, वो अपनी फंडिंग करने के लिए, बट फार्मा में थोड़ा नीचे मिलता रहे तो आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हो। दो कंपनी ख़राब नहीं है, बट वैल्यूएशन वाला पार्ट महंगा है। रही बात बिरला सॉफ्ट की, तो उनके अगले क्वार्टर के नंबर भी थोड़े से सबड्यूड रहेंगे वो क्लाइंट कैंसिलेशन की वजह से, लेकिन फिर भी दोनों में ज़्यादा बेटर बिरला सॉफ्ट पोजीशन है। आईटी में अगर आप जाना चाह रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर पोजीशन दिख रही है, एटलीस्ट बायोकॉन के कंपैरिजन में। बायोकॉन में कुछ इंटरनल इश्यूज़ जो उनके चल रहे हैं, प्रमोटर स्टेक सेल के या नए अप्रूवल्स के, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। ख़राब नहीं होगा प्रोडक्ट, बट आप होल्ड कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है दोनों में। और नई पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो बिरला सॉफ्ट वुड बी अ प्रेफरेबल चॉइस इन दोनों में एटलीस्ट। पतंजलि फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। शिवम सर, वही कल जो बात हुई थी पतंजलि में कि 860-70 ये वो जोन है जहाँ से घूमना चाहिए, क्योंकि वही वो जोन था जहाँ पर लास्ट स्टेक सेल हुआ था इसमें ओएफएस का, जो प्रमोटर का या रुचि सोया का जब ओएफएस आया था, जिसके बाद ये नाम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। अब दोबारा जब तक वो आज वही हुआ, कल 860 का लो और आज 890-900 रुपये पतंजलि पार कर गया। तो वैल्यू वाइज तो वही लेवल आप ध्यान रखिए एक, लेकिन अब केवीएट यही है कि कहाँ प्रमोटर अपना स्टेक बेचता है, क्योंकि 81% प्रमोटर का स्टेक है, 75% लाना मैंडेटरी है सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से। 7% स्टेक वही ऑफलोड अभी तक नहीं हो पा रहा है, जो कि सेबी ने फ्रीज कर लिया है। सो अगर वो स्टेक प्रीमियम पे आता है शेड होने तो बात अलग होगी, अगर प्रीमियम पे शेड नहीं होता तो डिपेंड करता है कैसे उसको ऑफलोड किया जाता है, कैसी डिमांड आती है एंड ऑल। सो जब तक ये पार्ट ओवरहैंग नहीं खत्म हुआ कुछ नहीं कर सकते। और 5 साल की तो विजन बहुत लंबा है, 5 साल, इसके लिए तो आप हर 6 महीने के नंबर से क्लियर हो जाएगा। सो बेटर है कि इतना लंबा विजन अभी मत सोचिए, पहले रिसेंट जो इसके इवेंट हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। फाइन ऑर्गेनिक्स माइस सर, इसमें एक ही चीज़ है, कल किसी ने यहीं पे सवाल पूछा था तो अब मैं उसके नंबर्स चेक कर रहा था। फाइन ऑर्गेनिक्स वैसे तो आज 13% चला है, 16 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो वैल्यू वाइज अच्छा ही दिखेगा, नंबर भी ठीक है। अब एक सबसे बड़ा केवीएट और सबसे बड़ा कंसर्न जो इस कंपनी के साथ है, पिछले 12 क्वार्टर की होल्डिंग मैंने इसकी चेक की है, और पिछले 12 क्वार्टर में ऐसा कोई क्वार्टर नहीं गया जिसमें प्रमोटर ने स्टेक बेचा नहीं है अपना। क्वार्टर बाय क्वार्टर इसकी होल्डिंग प्रमोटर की घट रही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो ऐसे समझ लिए कि 50% की होल्डिंग प्रमोटर की थी, जो हर क्वार्टर बाय क्वार्टर ऑफलोड होते होते अब 30% की होल्डिंग रह गई है। 20% प्रमोटर अपनी होल्डिंग को ऑफलोड कर चुके हैं। इनफैक्ट जनवरी से लेकर अब तक ही आप समझ लीजिए कि 700 रुपये में माल बेचा, 600 रुपये में माल बेचा, 635 में माल बेचा, 600 रुपये में माल बेचा, और आज भी 13% की तेज़ी थी। तो अब ये तेज़ी का इस्तेमाल प्रमोटर फिर माल बेचने में कर देंगे तो कहना मुश्किल है। सो इसीलिए जहाँ तब तक प्रमोटर का ऑफलोडिंग ख़त्म नहीं होता और स्टेबल नहीं होता, या प्रमोटर होल्डिंग में वापस एक जंप नहीं आता, तब तक के लिए तो आप इसे अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है कि प्रमोटर अगर पिछले 12 क्वार्टर से लगातार कंपनी में स्टेक बेच रहे हैं, तो ऐसा क्या ही ट्रिगर है इसकी वजह से प्रमोटर स्टेक बेच रहा है। सो ये एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। वैल्यू है इस कंपनी में, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट बड़ा कंसर्न है, जिसको आप एटलीस्ट एड्रेस कर लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले। TCS और इन्फी विच इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म? कौशिक सर, मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कहता है वैसे तो TCS इज़ बेटर दोनों में, बट अमंग बोथ ऑफ देम आप मतलब दोनों ही बेस्ट हैं, ऐसा तो है नहीं दोनों ही ख़राब हैं। दोनों ही इंडिया की सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट कंपनीज में से एक उठा रहे हो, नहीं फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी एंड सेकंड एंड फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनीज में से एक उठा रहे हो। सो अमंग टू तो कोई ख़राबी नहीं है, बट दोनों में ज़्यादा बेटर पोजीशन मुझे TCS दिख रही है, क्योंकि इन्फोसिस बहुत एग्रेसिव ग्रोथ थी, TCS की ग्रोथ एग्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से रेजिग्नेशन आया। तो अगर वो वापस ग्रोथ एग्रेसिव होती है तो क्या ही सिचुएशन होगी। 1 2
1993 में टीसीएस इन्फोसिस का आईपीओ आया था और 2004 में टीसीएस का आईपीओ आया था। 1993 से लेकर अब तक इन्फोसिस 8 बोनस दे चुकी है और टीसीएस ने 3 बोनस दिए हैं। और स्प्लिट इन्फोसिस हो चुका है, टीसीएस में स्प्लिट नहीं आया, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। सो जो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट की हिस्ट्री है उसके हिसाब से भी टीसीएस में उतने एडजस्टमेंट्स नहीं आए। इन्फोसिस एक बड़ा रिटर्न दे चुका है 93 से लेकर अब तक। मतलब एस्टिमेट ऐसा समझ लीजिए कि जिसके पास 100 शेयर या 1000 शेयर थे उसके 1 लाख शेयर हो गए हैं, तो ऑलरेडी इतनी बड़ी मूव दिखा चुका है। उसके बाद आप इस इन्फोसिस को देख रहे हो। सो ख़राब अभी भी नहीं है, बट रनअप की एक स्पीड होती है जो मैं हर रोज़ बोलता हूँ कि बजाज फाइनेंस चलेगा लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि 54% आज तक का रिटर्न है बजाज फाइनेंस का 2010 से लेकर अब तक, एवरेज रिटर्न हर साल के हिसाब से। तो 54% कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तो 60 ही था। तो और बजाज फाइनेंस अगर सबड्यूड रहेगा तो वो टाइम बीतता जाएगा और परसेंटेज घटता चला जाएगा, क्योंकि वो कहीं चल ही नहीं रहा है। सो लाइक वाइज वो 150% था, घटते घटते वो 80% हुआ, घटते घटते 70 हुआ और अब 54% रह गया। सो विद टाइम वो इसी रेंज में अगर रहेगा तो अपने आप भी रिटर्न नीचे आता जाएगा। सो इन टोटल निफ्टी में सिर्फ 3 ऐसी कंपनियां बची हैं जिनका रिटर्न 30% या 25% से ऊपर है। एक है HCL टेक, एक है एशियन पेंट और एक है बजाज फाइनेंस। बाकी सबका रिटर्न 13, 15, 19, 20 की रेंज में है। सो लाइक वाइज इन्फोसिस में भी होगा। इन्फोसिस का रिटर्न अब 15%, 10% की रेंज में रहता है और उसी रेंज में चलेगा। बट दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो एक बार को टीसीएस फिलहाल ज़्यादा बेटर पोजीशन दिखाई पड़ेगा। ओके, टेक महिंद्रा, बिरला सॉफ्ट। सर टेक महिंद्रा इज़ अ बाय, हिंडाल्को इज़ अ बाय, बिरला सॉफ्ट, इन तीनों में एटलीस्ट लास्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हो। बट बाय तीनों में हो सकता है, क्वालिटी तीनों में ही है, लेकिन पहली प्रेफरेंस में टेक महिंद्रा को आप दोगे। एक तो टूटा हुआ काफ़ी और मैनेजमेंट बदलाव बड़ा है, सो ये ट्रिगर अच्छा काम करेगा इसके लिए। एम्फेसिस में चला भी तो बहुत है ना, तो निक्सल अगर थोड़ा सा नीचे प्रेशर आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अमंग आईटी में ये साल के लो के आसपास कामकाज कर रहा है, नए लोज हिट कर रहा है, तो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन एटलीस्ट। उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। नहीं, HDFC AMC में एक बार को मान सकता हूँ, लेकिन CDSL में नहीं। तो सैमी सर उसके हिसाब से कॉल लीजिए। AMC एक बार को आप एंटर कर सकते हो, बट आज नहीं, कल था वो दिन जब वो टूटा था। आज नहीं, आज 3-4%, 5% ऊपर F&O का टॉप गेनर है। सो उसमें भी कुछ राय दी थी, मैं भूल रहा हूँ उन्होंने, कि अभी थोड़ा और डाउन साइड मिले तो आप ऐड करिए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी के लिए नहीं, आज मत एंटर करिएगा। आज तो 5% तेजी का टॉप गेनर बना है F&O का। नहीं सत्यम सर, अगर आप ऑटो में ढूंढ रहे हो तो बजाज ऑटो वुड बी अ बेटर बेट कंपेरेटिवली, क्योंकि डिविडेंड यील्ड है 3-4% के आसपास की, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एक्सपोर्टर भी बढ़िया है और पुरानी होल्डिंग भी है। टाटा मोटर के इसमें लॉस इतना है, प्लस डेट है, सो वेट करना ज़्यादा बेटर आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाया। और जाने से पहले एक सवाल आया है आलम साहब का कि भारती और रिलायंस में 50-50। सर एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि टेलीकॉम में सर केपेक्स बड़ा होता है, पैसा बहुत लगता है, 1 तो इनके डेट्स हायर साइड पे रहेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट हायर साइड पे रहेगी। 2 एपेटाइट बहुत चाहिए, और ये दोनों के पास एपेटाइट है, भारती पे भी और रिलायंस पे भी। टेलीकॉम वॉर बड़ा होता है, प्राइसिंग को लेकर बड़ा वॉर होता है। और लास्टली क्योंकि पब्लिक ज़्यादा जिस भी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है उनमें रियलाइजेशन बहुत कम होता है। चाहे आप एविएशन देख लीजिए, रेलवेज देख लीजिए, लॉजिस्टिक्स देख लीजिए, टेलीकॉम देख लीजिए, इनके रियलाइजेशन कम होते हैं कि पब्लिक का मास इन्वॉल्व है उसमें। FMCG देख लीजिए। सो रिलायंस क्योंकि डाइवर्सिफाइड है बहुत सारी चीज़ों में, इसलिए बच जाता है। ऑयल एंड गैस की बड़ी किटी है, लेकिन भारती के पास नहीं है, तो इसलिए उनको ज़्यादा हिट लगता है, वो चलता भी स्लो है। सो ये पार्ट को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों में ज़्यादा बेटर रेशियो आपके लिए रिलायंस होगा, क्योंकि पोजीशनिंग ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा नीचे मिल रहा है, ज़्यादा सस्ते वैल्यू पर है, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं इन दोनों में। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूँगा। माफ़ी